हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था साइंस का, तो उसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली देने वाले हैं। बस शुरू से लेकर एंड तक देखना। ये पेपर आपका है कोड नंबर 824 BU, ठीक है, 2022 अभी का पेपर है। तो आप देखो किस तरीके के ऑप्शनल क्वेश्चन बने हैं और बहुत से बच्चे अच्छे से करके आए हैं, कमेंट बॉक्स में देखिएगा। चलिएगा देखते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? कोई कोई समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, सदैव सीधा बनाता है, तो वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल और या उत्तल। ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो जो सदैव हमेशा सीधा बनाने वाले या तो आपका समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। ये कैसे? सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते। वैसे अगर यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये वाला समतल या उत्तल, तो आपका ऑप्शन हो जाता फर्स्ट। ठीक है, सब फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फोर्थ। आगे देखो, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर, अनंत 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो बहुत से बच्चे 25 सेंटीमीटर आंसर लगा के आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से देखिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात की। मतलब आवेश निकालना है आपको। ठीक है, तो आवेश आपको सवाल में क्या दिया है? धारा आई इक्वल टू क्या दिया है? 2 एम्पियर। धारा दी है एम्पियर। ठीक है, समय दिया है टी इक्वल टू 2 सेकंड समय। ठीक है, अब हमें आवेश निकालना है, तो आवेश Q इक्वल टू आई टी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो Q की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है? 2, T की वैल्यू 2, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या? 4 कूलाम। ठीक है, ऑप्शन ये क्लियर है। चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ओम का नियम तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई हो नहीं सकता है, तो इन दोनों में से आपका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिएगा अब देखो, आपका ऑप्शनल था, ये ऑप्शन पहले हम कवर करा दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये केमिस्ट्री के, इससे पहले थे वो फिजिक्स के ऑप्शनल क्वेश्चन थे, अब ये आपके हैं किसके? केमिस्ट्री के। तो देखो केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन था? निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय KCN, जिसे हम पोटेशियम साइनाइड बोलेंगे, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaCl, Na2SO4। तो हमने एक पहचान बताई थी अम्लीय लवण, अम्ल जिसमें आता तो H+ आयन होती है इसकी पहचान H+ आयन। तो यहाँ से H किसी में दिखाई दे रही और किसी में तो नहीं आ रही, ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। देखो, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, NaHSO4। क्लियर है? अगले देखो, नेक्स्ट है आपका, क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3। तो मतलब ये आपके रिएक्शन है, यह अवक्रिया किस प्रकार की है? वियोजन अवक्रिया है, संयोजन अवक्रिया है, विस्थापन अवक्रिया है, द्विविस्थापन अवक्रिया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अवक्रिया है। कैसी है? ये विस्थापन अवक्रिया है, क्योंकि ये कंपाउंड इसके साथ जुड़ रहा है और बाकी ये इधर आ रहा है, तो आपका ये विस्थापन अवक्रिया है। क्लियर है? चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है आपका एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है एनोडिंग, कैटिनेशन, वैस्मीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। ठीक है, वैस्मीकरण। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑप्शनल समझ आया होगा। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका ये बायोलॉजी का पोर्शन का, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे
का जीन प्रारूप होता है। लंबे के लिए बात होगी, ठीक है। तो लंबे के लिए यहाँ पर देखो, लंबे के लिए आपका कैपिटल टी आता है और छोटे के लिए स्मॉल टी आता है। एक लंबा और एक छोटा होगा, एक लंबा और बोना, तो आपका ये हो जाता, ठीक है। लंबा बोना तो ये हो जाता, बोना और लंबा तो ये हो जाता, ठीक है। और दोनों आपके बोने होते तो स्मॉल टी हो जाते, दोनों बोने के लिए। दोनों लंबे की अगर बात होगी तो कैपिटल टी हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बिल्कुल ये आपका मतलब यानी कि स्वपोषी मतलब पेड़ पौधों के लिए इंपोर्टेंट होती है, क्लोरोफिल भी इंपोर्टेंट होती है, सूर्य का प्रकाश भी, तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, तो समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को। चलिएगा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्या, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, लीवर में, मतलब यकृत में, आपका प्लीहा में, हृदय में। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा किडनी, वृक्क, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एक आपका टाइलिन होता है और एक हो जाएगा आपका पेप्सिन। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सभी बच्चों को क्लियर हुआ। चलते हैं बच्चों अब इसके जो थ्योरी वाले पोर्शन की ओर, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए थे किस तरीके से, वो भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो ओम का नियम लिखना था और वही रिलेशन लिखना था, V = IR, ठीक है। ये वाला रिलेशन बस आपको एक ओम बराबर ये दर्शाना था, है ना। क्लियर है, बिल्कुल। आगे आपको बताना था क्या, चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखने थे इसके, चुंबकीय बल रेखाओं के। क्योंकि क्या थे गुण, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी परस्पर काटती नहीं है ना, ये एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। तो ये गुण लिखने थे, बहुत ही ईजी थे। 2 नंबर में आपका ये है, 2 नंबर में 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आरेख बनाना था, चित्र बनाना था आपको, ठीक है। और यहाँ से प्रतिबिंब, तो V आपको देखो फोकस दूरी F बराबर आपकी 16 सेंटीमीटर माइनस की ली जाती, आपका वस्तु की दूरी U बराबर -8 सेंटीमीटर लिया जाता। क्लियर है, तो और यहाँ से V निकालना था, ये भी हो जाता। बहुत ही अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, किसी उत्तल लेंस द्वारा बनी प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख खींचिए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी लिखिए जबकि वस्तु नंबर 1 अनंत एवं 2F के बीच में स्थित हो। और नंबर, ये भी हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है और आपके नोट्स में मैंने कवर कराया है, यही क्वेश्चन आपका है एज इट इज़। ये नहीं कर पाते तो इससे बेस्ट था आपका ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था, ये बेस्ट था ये वाला करने के लिए। क्या है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर आपको F इक्वल टू कितना, आपको F इक्वल टू दिया था -20 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। और वस्तु की दूरी कितनी है भैया, अब वस्तु फोकस दूरी सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी पर स्थित वस्तु है, तो U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था, V निकालना था, V निकालनी थी आपको, ठीक है, V निकालनी थी। बस आराम से हो जाता, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इन दोनों में से आप एक कर सकते थे, अथवा हमें क्वेश्चन था 4 नंबर का हो जाएगा, किरण आगे V निकालनी थी। अब इन दोनों में से भी एक करना था, तो मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों ही क्वेश्चन ये कवर कराए थे, वही क्वेश्चन फंसे हैं आपके एग्जाम में। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, वो बताना था कि V इक्वल टू प्रतिरोध है ना, V इक्वल टू IR है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V/I, ठीक है, V/I। ये चीज़ आपको रिलेशन बताना था। और यहाँ से समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पूरा डेरिवेशन ही करना था, मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से कवर कराया, ठीक है। ये डेरिवेशन भी करना था आपको, 4 नंबर का था, ठीक है। एज इट इज आप अब ये ना कर सकते थे तो अथवा में ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कवर कराया है। विद्युत शक्ति मतलब विद्युत शक्ति की आपको परिभाषा लिखनी थी। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, तो नंबर 1 गणना कीजिए, हीटर में प्रवाहित धारा I निकालनी थी, हीटर के तार का प्रतिरोध R निकालना था, 10 घंटे में व्यतीत आपकी विद्युत ऊर्जा निकालनी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मतलब बहुत ही अच्छे से आंसर देने वाले थे, ठीक है, बहुत ही सुपर।
इजी पोर्शन था बिल्कुल। ठीक है, आपको देखो क्या है, P इक्वल टू कितना दिया था, 200 वाट दिया था, और आपका विभव वोल्ट V इक्वल टू 250 वोल्ट ये दिया था। अब यहाँ से हमें क्या नंबर एक धारा निकालनी थी। तो आपका फॉर्मूला मैंने बहुत ही अच्छे से लिखाया, क्या P इक्वल टू VI लिखाया और कवर कराया। ये क्वेश्चन ही मैंने किया था रिवीजन टाइम में। P अपॉन V, P की वैल्यू कितनी है भैया, P की वैल्यू कितनी है भैया 200, और ये नीचे में कितने हो जाते 250। आप डिवाइड कर लेते आंसर हो जाए 0 से 0, और यहाँ से कट जाता, या 25 से काट दो, 25 जब ठीक है, तो यहाँ से आपका 25 अट्ठे कितने हो जाते 200, और 25 निम्मा ये हो जाते 25 दाई है ना। तो यहाँ से आप डिवाइड करते तो 0.8 निकल के आ जाता आपका आंसर। ठीक है, 0.8 एम्पियर। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको तार का प्रतिरोध R इक्वल टू लगाना था V² अपॉन P, ये वाला फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब बच्चों ने नहीं कर पाए, वो उनकी प्रॉब्लम थी। एक तो पहले वाले में आपको I इक्वल टू P अपॉन V ये वाला सूत्र लग जाता, दूसरे वाले में R इक्वल टू V² अपॉन P वाला लग जाता, तीसरे वाले में क्या W इक्वल टू I² RT ये वाला लगा देते, W इक्वल टू I² RT। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता। चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। ये है क्वेश्चन, क्या है, दिष्ट धारा एवं धारा प्रत्यावर्ती धारा का क्या अंतर है, अंतर बताना था दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत मोटर की रचना सिद्धांत कार्यविधि, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, 7 नंबर में था ये। इतनी चीज़ है, पहले तो आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताना था, फिर दूसरी बात मोटर की रचना करनी थी, मोटर बनाना था, विद्युत मोटर, सिद्धांत लिखना था, उसकी क्रियाविधि। ये ठीक है, क्लियर है। ये न कर पाते तो ये क्वेश्चन करना था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना था आपको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही वायो सैफर्ड का नियम। ठीक है, वायो सैफर्ड वाला वही नियम यहाँ पर लगने वाला था। ठीक है, नंबर 1, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है और लंबवत रखा है, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। समांतर की बात होगी तो थीटा इक्वल टू क्या लिया जाता है 0 डिग्री, है ना, और लंबवत की जब बात होगी तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप आसानी से कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी पेपर बना था, कोई ज़्यादा आप समझ नहीं पाए बहुत से बच्चे। तो ये है नेक्स्ट, आपको IUPAC नाम लिखना था। क्या लिखना था, निम्नलिखित के IUPAC नाम। 2 नंबर में एक नंबर में आए थे, 1 2 3। ठीक है, तो 3 तक श्रृंखला है। 3 पर क्या होता है, प्रोप हो जाएगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड से जो है प्रोपेन हो गया, और CO के लिए आता है अल, तो प्रोपेनल, और कौन से नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तो प्रोपेनल 2 हो जाता है इसका नाम, IUPAC नाम इसका। 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो और मैथ एथ प्रोप, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है इसका नाम। क्या हो जाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है, ये दोनों IUPAC नाम हो जाते। सेकंड आपका क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है और उसके 2 लाभ लिखिए। ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करा है। चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। देखो ये भी आपका था, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही अच्छे से मैंने बताए। दहन या संकलन की अपक्रिया मिसेल, तो ये ना कर पाते, आप अथवा में आ जाते। ठीक है, अथवा में ये आपको बहुत ही अच्छे से रिएक्शन कराएंगे। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण कैसे, एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, तो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल एथेनॉल होता है आपका C2H5OH, ये होता है एथेनॉल। ठीक है, जिसे हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्लियर है, सही है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के लिए Na आ जाता, तो इसकी रिएक्शन कराते तो क्या बन जाता, तो वो आपको आगे करनी थी इस तरीके से। फॉर्मूला जिसे पता था तो वो आप आसानी से कर सकता था बच्चा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। चलिएगा आगे देखते हैं। ऐसे यहाँ पे एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ रिएक्शन करनी थी इसकी, तो आगे क्या बनता वो आपको बनाना था। ऐसे ही एथेनोइक अम्ल, तो वही है एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, और इसकी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करानी थी।
ठीक है। अब है एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग क्या, आप एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखने थे उसमें। फिर ऐसे ही अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, वही रिएक्शन लेंगे। अम्ल और क्षार वाली परिभाषा भी लिख सकते थे, और वहाँ पर एक रिएक्शन भी, अम्ल की भी मैंने रिएक्शन बताई है, क्षार वाली भी रिएक्शन बताई, और एक एग्जाम्पल दे देते आप। क्लियर है, चलिएगा। देखो साइंस में भी, बायोलॉजी में बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं आया था। सजीवों तथा निर्जीवों में दो अंतर लगी। सजीव और निर्जीव के दो अंतर, सजीव निर्जीव के 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर आराम से लिख सकते हैं। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्रिया को परिभाषित करना था। श्वसन क्या है, ठीक है। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाना था इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, तो वो चीज़ बनाएं। ये नहीं बना पाते तो ये वाला, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें उम्मीद है ये थोड़ा मतलब टाइम लगता है, ये आप आसानी से लिख सकते थे। पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, वही प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया वाला वो मतलब आपको लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट में आपका क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो वही है, गुणसूत्र की परिभाषा भी मैंने लिखाई है। मानव में गुणसूत्र किस तरह, मनुष्य में, स्त्री में, ये चीज़ आपको मतलब बतानी थी। ये नहीं कर पाते तो ये कर सकते थे। अपशिष्ट उत्पाद क्या है, तो अपशिष्ट मतलब जो बेकार की अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार की जो चीज़ें होती हैं डेस्ट्रॉयड, उनके बारे में लिखना था आपको यहाँ पे। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट है आपका क्या, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संचरण तथा उचित उपयोग की चर्चा लिखिए। तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन था, आप ये कर सकते थे या नहीं था, ये कर सकते। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये तो मतलब एक तरीके से जैसे नहीं हिंदी में हम मतलब सेंट्रल जो निबंध लिखते हैं उस तरीके से हेडिंग डाल डाल के आपको लिख देने थे। ये 7 नंबर वाली चीज़ें बहुत ही ईजी थी। क्लियर है, तो ये पेपर रहा आपका फिलहाल, इस तरीके का आपका पेपर आया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे ऐसे ये पूरा टोटल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ठीक है। और भी आपको अगर किसी का सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। ओके, फिलहाल चले।